मैं बाल हूं। तुमने लिक्विडिटी का सच तो जान लिया, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले वो अदृश्य हाथ काम कैसे करते हैं? आज मैं तुम्हें इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड का वो डार्क सीक्रेट बताऊंगा जिसे स्मार्ट मनी तुमसे छिपा कर रखना चाहता है। अपने कान और दिमाग खुले रखना, क्योंकि ये कोई आम ट्रेडिंग कोर्स नहीं है, ये तुम्हारी आज़ादी का रास्ता है। इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग की इस अल्टीमेट गाइड में तुम्हारा स्वागत है। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि सप्लाई और डिमांड ट्रेडिंग असल में काम कैसे करती है, सप्लाई, डिमांड और लिक्विडिटी के बीच का रिश्ता, इंस्टीट्यूशंस की वो कमजोरी जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर्स प्रॉफिट कमा पाते हैं, कंपोजिट ऑपरेटर जो कि सबसे गलत समझा जाने वाला लेकिन बहुत जरूरी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के आधार पर सटीक सप्लाई और डिमांड जोन्स कैसे ड्रॉ करें, और शानदार एक्यूरेसी के साथ हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स को कैसे पहचानें। हम असली प्राइस चार्ट्स पर इन टेक्निक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इससे पहले कि हम ये जानें कि इंस्टीट्यूशनल सप्लाई और डिमांड का फायदा कैसे उठाया जाए, हमें इस कॉन्सेप्ट के बेसिक्स को समझना होगा। सप्लाई और डिमांड माइक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे कोर कॉन्सेप्ट्स में से एक हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स ही नहीं, बल्कि किसी भी मार्केट के पीछे का फंडामेंटल लॉजिक है। डिमांड का मतलब है बायर्स की किसी एसेट को अलग अलग प्राइस लेवल्स पर खरीदने की इच्छा और क्षमता। किसी चीज का प्राइस जितना कम होगा, बायर्स उसे उतना ही ज्यादा खरीदना चाहेंगे। इस ग्राफ में हम वो देखते हैं जिसे डिमांड कर्व कहा जाता है, जो उन अलग अलग क्वांटिटीज को दिखाता है जिन पर बायर्स अलग अलग प्राइसेस पर ट्रेड करना चाहते हैं। ये इस सच को दर्शाता है कि बायर्स हमेशा सस्ता, बाय लो खरीदना चाहते हैं। प्राइस जितना कम होगा, वो उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार होंगे। सप्लाई इसके बिल्कुल उलट है। सप्लाई का मतलब है सेलर्स की किसी एसेट को अलग अलग प्राइस लेवल्स पर बेचने की इच्छा और क्षमता। किसी चीज का प्राइस जितना ज्यादा होगा, सेलर्स उसे उतना ही ज्यादा बेचना चाहेंगे। इस ग्राफ में हम सप्लाई कर्व देखते हैं, जो दिखाता है कि सेलर्स अलग अलग प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटीज बेचना चाहते हैं। सेलर्स हमेशा महंगा, सेल हाई बेचना चाहते हैं। प्राइस जितना ज्यादा होगा, वो उतनी ही ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार होंगे। ध्यान दो कि बायर्स और सेलर्स के इंटरेस्ट्स हमेशा आपस में टकराते हैं। बायर्स हमेशा बाय लो करना चाहते हैं और सेलर्स हमेशा सेल हाई करना चाहते हैं। यह हमें लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड तक ले जाता है, जो कहता है कि प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम तलाशता है, वो पॉइंट जहां मांगी गई क्वांटिटी दी जाने वाली क्वांटिटी के बराबर हो जाती है। इसे ग्राफ से समझना आसान है। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो है जहां सप्लाई और डिमांड कर्व्स आपस में टकराते हैं, और ये करंट प्राइस को दर्शाता है। आसान शब्दों में, ये बायर्स और सेलर्स के बीच एक समझौते का पॉइंट है। हालांकि मार्केट शायद ही कभी एक ही प्राइस पर रुकता है। प्राइसेस हमेशा बदलते रहते हैं। इसका कारण यह है कि नई इंफॉर्मेशन हर समय बायर्स और सेलर्स के नजरिए को बदलती रहती है, और यह सप्लाई और डिमांड के बैलेंस को लगातार शिफ्ट करता रहता है। उदाहरण के लिए, मान लो कि नई इंफॉर्मेशन से बायर्स को लगने लगता है कि करंट प्राइस कम है। बायर्स उसी प्राइस पर ज्यादा खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, और इसका असर यह होगा कि डिमांड कर्व राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो प्राइस को सप्लाई कर्व के साथ नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ढूंढने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। असल में प्राइस इसी तरह बदलता है। यही मैकेनिज्म बिल्कुल सप्लाई कर्व के साथ भी होता है। यह भी मुमकिन है कि दोनों कर्व्स एक साथ बदल जाएं। फाइनेंशियल मार्केट्स की असलियत में कुछ बहुत जरूरी बारीकियां होती हैं। बायर्स और सेलर्स हमेशा एक दूसरे के बर्ताव का पहले से अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर बायर्स को सप्लाई बढ़ती हुई दिखती है, तो वो ऑटोमेटिकली कम प्राइसेस पर खरीदने की इच्छा जताएंगे। अगर सेलर्स को डिमांड बढ़ती हुई दिखती है, तो वो ऑटोमेटिकली ऊंचे प्राइसेस पर बेचने की इच्छा जताएंगे। यह एक स्प्रेड पैदा करता है, उस हाईएस्ट प्राइस के बीच जिस पर बायर्स खरीदने को तैयार हैं, जिसे बिड प्राइस कहते हैं, और उस लोवेस्ट प्राइस के बीच जिस पर सेलर्स बेचने को तैयार हैं, जिसे आस्क प्राइस कहते हैं। यहीं पर मार्केट मेकर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT फर्म्स की एंट्री होती है। उनका मुख्य लक्ष्य लिक्विडिटी प्रोवाइड करके बिड आस्क स्प्रेड से प्रॉफिट कमाना होता है। वो ऐसा एक थोड़ा ऊंचा बिड और थोड़ा नीचा आस्क कोट करके करते हैं, जिससे स्प्रेड कम नैरो हो जाता है। ऐसा करके वो ज्यादा सेलर्स को बिड हिट करने और ज्यादा बायर्स को आस्क लिफ्ट करने के लिए बढ़ावा देते हैं, जिससे ट्रेडिंग आसान होती है और मार्केट ज्यादा लिक्विड और स्टेबल बनता है। मार्केट मेकर्स का प्रॉफिट इसी बिड आस्क स्प्रेड के अंदर होता है, और ये मार्केट में लिक्विडिटी देने के उनके काम का इनाम है, जो मार्केट को स्टेबल करने में मदद करता है, क्योंकि हाई लिक्विडिटी से वॉलेटिलिटी कम हो सकती है। ध्यान दो कि मार्केट मेकर्स भी सप्लाई और डिमांड के नियम को मानते हुए बाय लो और सेल हाई करना चाहते हैं।
लेकिन वो ऐसा बिड आस्क स्प्रेड के अंदर करते हैं। सप्लाई और डिमांड को ऑर्डर फ्लो के नजरिए से सोचना भी बहुत काम आता है। यहां हमें दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत है, एग्रेसिव और पैसिव सप्लाई और डिमांड। एग्रेसिव सप्लाई या डिमांड का मतलब है मार्केट ऑर्डर्स के जरिए मूवमेंट्स की शुरुआत, इनिशिएशन करना। पैसिव सप्लाई या डिमांड का मतलब है लिमिट ऑर्डर्स के जरिए मूवमेंट्स को एब्जॉर्ब करना, सोख लेना। इसे ऑर्डर बुक को देखकर समझना ज्यादा आसान है। ऑर्डर बुक में 3 कॉलम्स होते हैं। बीच वाला कॉलम अलग अलग प्राइस लेवल्स दिखाता है। लेफ्ट कॉलम बिड है जो करंट प्राइस के नीचे बाय लिमिट ऑर्डर्स दिखाता है। इसका मतलब ये पैसिव डिमांड को रिफ्लेक्ट करता है। राइट कॉलम आस्क है जो करंट प्राइस के ऊपर सेल लिमिट ऑर्डर्स दिखाता है। इसका मतलब ये पैसिव सप्लाई को रिफ्लेक्ट करता है। करंट प्राइस वो है जहां मार्केट ऑर्डर्स लिमिट ऑर्डर्स पर भारी पड़ जाते हैं, ओवरवेल्म कर देते हैं। जब बायर्स मार्केट ऑर्डर के साथ आस्क को हिट करके एग्रेसिव रूप से डिमांड करते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि वो सेल लिमिट ऑर्डर्स की लिक्विडिटी को कंज्यूम कर लेते हैं। जब सेलर्स मार्केट ऑर्डर के साथ बिड को हिट करके एग्रेसिव रूप से सप्लाई करते हैं तो प्राइस नीचे जाता है, क्योंकि वो बाय लिमिट ऑर्डर्स की लिक्विडिटी को कंज्यूम कर लेते हैं। संक्षेप में कहें तो प्राइस तब मूव करता है जब एग्रेसिव ऑर्डर्स पैसिव ऑर्डर्स को हरा देते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस एक बहुत बड़ी कमजोरी के साथ काम करते हैं जिसे रिटेल ट्रेडर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स इतने बड़े होते हैं कि वो उन्हें एक ही बार में मार्केट ऑर्डर के जरिए एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो ऑर्डर बुक की लिक्विडिटी तुरंत खत्म हो जाएगी। इसका नतीजा ये होगा कि प्राइस उनके खिलाफ बहुत तेजी से मूव करेगा। इसे ही स्लिपेज कहा जाता है। स्लिपेज का मतलब है कि उन्हें अपनी पोजीशन का बहुत बड़ा हिस्सा खराब प्राइसेस पर फिल करना पड़ेगा। इसी वजह से इंस्टीट्यूशंस अपने बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और लिमिट ऑर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लिमिट ऑर्डर्स इस्तेमाल करने की भी अपनी एक समस्या है, जिसे एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब है कि अगर कोई लिमिट ऑर्डर बहुत लंबे समय तक ऑर्डर बुक में पड़ा रहे तो मार्केट उसके बारे में जान जाता है और दूसरे ट्रेडर्स उस ऑर्डर से पहले ट्रेड ले लेते हैं, जिससे वो ऑर्डर कभी फिल ही नहीं हो पाता। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के पास हमेशा ये दुविधा होती है कि स्लिपेज से कैसे बचें और साथ ही एडवर्स सिलेक्शन का शिकार भी न बने। स्लिपेज और एडवर्स सिलेक्शन का ये कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स को एक नाजुक हालत में डाल देता है, जिससे उनके फुटप्रिंट्स चार्ट्स पर साफ दिखने लगते हैं। वो अपने ऑर्डर्स छिपा नहीं सकते और उनके बड़े ऑर्डर्स मार्केट में इम्बैलेंसेस पैदा करते हैं, जिससे प्राइस तेजी से भागता है और पीछे एक लिक्विडिटी वॉइड छोड़ जाता है। मार्केट अक्सर इस वॉइड को भरने के लिए वापस आता है, जिससे इंस्टीट्यूशंस को अपने बचे हुए ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता है। ये वो जगह है जहां सप्लाई और डिमांड ट्रेडर्स मौके की तलाश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसे कंपोजिट ऑपरेटर कहा जाता है। कंपोजिट ऑपरेटर एक काल्पनिक फिक्शनल एंटिटी है जो बड़े इन्फॉर्म्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, मार्केट मेकर्स और दूसरे स्मार्ट मनी प्लेयर्स के कंबाइंड एक्शंस को दिखाती है। असल दुनिया में कई इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उनके टाइम फ्रेम्स और गोल्स अक्सर अलग अलग होते हैं। हालांकि इंस्टीट्यूशंस का कलेक्टिव बर्ताव चार्ट्स में ऐसे पैटर्न्स छोड़ जाता है जिनका फायदा उठाया जा सकता है। विकॉफ का आइडिया था कि इस पूरे इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को ऐसे देखा जाए जैसे वो कोई एक अकेला इंसान, सिंगल एंटिटी हो, ताकि मार्केट के लॉजिक को ज्यादा आसानी से ऑब्जर्व और ट्रेड किया जा सके। हर हेज फंड, बैंक और एल्गोरिदम को अलग अलग ट्रैक करने की कोशिश करने के बजाय, जो कि एक रिटेल ट्रेडर के लिए नामुमकिन है, वाइकॉफ आपको मार्केट को ऐसे पढ़ना सिखाता है जैसे आप किसी एक डोमिनेंट एक्टर के इरादों को फॉलो कर रहे हों। चलो अब ऑर्डर फ्लो पर बेस्ड सप्लाई और डिमांड जोन्स की बात करते हैं। हम एक डिमांड जोन को ऐसे एरिया के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं जहां कंपोजिट ऑपरेटर ने अपनी बड़ी लॉन्ग पोजीशन का एक हिस्सा एग्जीक्यूट किया था, जिससे एक इम्बैलेंस पैदा हुआ और प्राइस तेजी से ऊपर भाग गया। सप्लाई जोन इसके बिल्कुल उल्टा है। ये वो एरिया है जहां कंपोजिट ऑपरेटर ने अपनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन का एक हिस्सा एग्जीक्यूट किया, इम्बैलेंस पैदा हुआ और प्राइस तेजी से नीचे गिर गया। सप्लाई और डिमांड जोन्स मुख्य तौर पर 2 तरह के होते हैं, रिवर्सल जोन्स और कंटिन्यूएशन जोन्स। एक रिवर्सल डिमांड जोन का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, प्राइस में ड्रॉप, उसके बाद एक बेस, कंसोलिडेशन और आखिर में बेस से बाहर निकलता हुआ एक एक्सप्लोसिव मूव जिसे रैली कहते हैं। इसे ड्रॉप बेस रैली DBR कहा जाता है। रिवर्सल सप्लाई जोन का फॉर्मेट है रैली,
उसके बाद बेस और फिर एक एक्सप्लोसिव ड्रॉप। इसे रैली बेस ड्रॉप आरबीडी कहते हैं। कंटिन्यूएशन डिमांड जोन का पैटर्न है, रैली, बेस और फिर से एक और रैली। इसे रैली बेस रैली आरबीआर कहा जाता है। कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन का पैटर्न है, ड्रॉप, बेस और फिर से एक और ड्रॉप। इसे ड्रॉप बेस ड्रॉप डीबीडी कहते हैं। दोनों तरह के जोन्स काम करते हैं, लेकिन रिवर्सल जोन्स ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो मार्केट के बड़े टर्निंग पॉइंट्स पर बनते हैं। इन जोन्स को चार्ट पर सही तरीके से ड्रॉ करने के लिए दो लाइंस की जरूरत होती है, प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन। प्रॉक्सिमल लाइन वो लाइन है जो करंट प्राइस के सबसे करीब होती है और डिस्टल लाइन वो लाइन है जो करंट प्राइस से सबसे दूर होती है। डिमांड जोन बनाते वक्त प्रॉक्सिमल लाइन को बेस की सबसे ऊंची बॉडी, हाईएस्ट बॉडी पर रखा जाता है और डिस्टल लाइन को बेस के सबसे निचले विक, लोएस्ट विक पर रखा जाता है। सप्लाई जोन बनाते वक्त प्रॉक्सिमल लाइन को बेस की सबसे नीची बॉडी, लोएस्ट बॉडी पर रखा जाता है और डिस्टल लाइन को बेस के सबसे ऊंचे विक, हाईएस्ट विक पर रखा जाता है। एक जोन को हाई प्रोबेबिलिटी वाला जोन बनाने के लिए हमें 5 जोन क्वालिफायर्स को देखना होता है। पहला है डिपार्चर स्ट्रेंथ। बेस से निकलते वक्त प्राइस का मूव बहुत तेज और ताकतवर होना चाहिए। यह दिखाता है कि वहां एक बड़ा इम्बैलेंस था। अगर प्राइस बेस से धीरे धीरे निकल रहा है तो वो जोन कमजोर है। दूसरा है बेस ड्यूरेशन। बेस में बिताया गया समय बहुत मायने रखता है। एक आइडियल बेस में 1 से 6 कैंडल्स होनी चाहिए। अगर बेस में बहुत ज्यादा कैंडल्स हैं तो इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स के बीच बैलेंस आ चुका है और इम्बैलेंस कमजोर है। तीसरा है फ्रेशनेस। जब प्राइस पहली बार जोन में वापस आता है तो वो सबसे पावरफुल होता है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा अनफिल्ड ऑर्डर्स बचे होते हैं। बार बार टेस्ट होने वाले जोन्स कमजोर हो जाते हैं। चौथा है ओरिजिनलिटी। एक जोन ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब वो किसी पुराने जोन का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर एक नया जोन किसी पुराने जोन से टकराकर बना है तो वो ओरिजिनल नहीं है। पांचवा है इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्किंग। इंस्टीट्यूशंस अक्सर वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा जोन वीवैप या एंकर्ड वीवैप के साथ अलाइन कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। इन क्वालिफायर्स को मिलाकर तुम मार्केट में सिर्फ उन्हीं जोन्स को ट्रेड कर सकते हो जहां स्मार्ट मनी के एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। हमेशा याद रखो, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ही मार्केट की असली भाषा है, बाकी सब सिर्फ शोर है। तो इंसानों, आज का यह सबक यहीं खत्म होता है। अगर तुम मेरे इस ज्ञान का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम इस मार्केट के दलदल से बाहर निकल सकते हो। अगर ये वीडियो तुम्हें समझ आई हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जाओ और चार्ट्स पर कंपोजिट ऑपरेटर के पैरों के निशान ढूंढो, इससे पहले कि स्मार्ट मनी तुम्हें कुचल कर आगे बढ़ जाए।